नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिक कुमार पांडे एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। जैसे कि अभी हमारे आपको जानकारी है कि हमारे केमिस्ट्री के सेशन चल रहे हैं और इस वक्त हम केमिस्ट्री में हमारा जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट यानी कि जो अम्ल क्षारक और लवण हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और लास्ट क्लास में हमने कुछ सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जो बचे हुए यौगिक हैं यानी जो बचे हुए कंपाउंड सॉल्ट्स या साधारण नमक के से बनने वाले जो हमारे पास लवण और यौगिक हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने ये जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं यानी जो रासायनिक यौगिक हैं उनके हमने साधारण नाम और रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और उनके कुछ उपयोग के देखा था। उसके बाद हमने काफी डिटेल में एक बार फिर से शुरू कर दिया था एक एक करके उन सभी रासायनिक यौगिकों के गुणधर्म, उनका फॉर्मेशन कि उनका निर्माण किस विधि से होता है, हमारे दैनिक जीवन में वो किस तरीके से काम आते हैं, क्या उपयोगिता है उनकी। तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डिस्कस कर लिया था अपनी लास्ट क्लास में। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक जो पिछली क्लासेस हैं हमारी उन्हें नहीं देखा है तो वो एक बार प्लीज पिछली वीडियोस को देखें, क्योंकि अदरवाइज जो हमारा बेस सेट हो चुका है वो प्रीवियस क्लासेस में हो चुका है। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डिस्कस कर लिया था, हमने विरंजक चूर्ण डिस्कस कर लिया था जिससे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका केमिकल नेम है यानी जो उसका रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। आज हमें शुरुआत करनी है हमारे अगले रासायनिक यौगिक से जो है धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा। लेकिन उस पर जाने से पहले हमें बहुत आवश्यक है कि हम क्रिस्टलीकरण का जल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को समझें। तो क्योंकि जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जो सोडियम कार्बोनेट यानी जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है उसका जो केमिकल फॉर्मूला था वो Na2CO3.10H2O था जिसको हम डेकाहाइड्रेट बोल रहे थे। तो जो किसी भी रासायनिक सूत्र के बाद जो जल की कुछ मात्रा होती है वो क्या होती है, वो क्यों लगाई जाती है, एक बार वही डिस्कस करना है हमें। तो अभी जो हमारा टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा क्रिस्टलीकरण का जल या फिर जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। तो आइए पहले ये इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिस्टलीकरण का जल क्रिस्टल जालक की संरचना के भीतर एक निश्चित संख्या में जल के अणु है। मतलब जो भी क्रिस्टल बना, जो भी हमारा रासायनिक यौगिक है, जो उसमें कुछ जल की मात्रा जो कि एक निश्चित संख्या में होती है, जो कि एक निश्चित संख्या में होती है, वही पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिस्टलीकरण का जल यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल जालक संरचना के भीतर एक निश्चित संख्या में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को दर्शाती है। आइए जरा कुछ उदाहरणों के साथ अगर हम देखने समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जो हमारे पास कॉपर सल्फेट क्या है, और हमने जब अपनी फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, और वहां पे हमने देखा भी था कि जो हमारे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं वो नीले रंग के होते हैं, जिसका कॉपर सल्फेट या फिर इसको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो तो CuSO4 होता है, प्लस इसमें जो कुछ जल के अणुओं की जो मात्रा पाई जाती है यानी जो मॉलिक्यूल्स, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं यानी जो उपस्थित होते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलीकरण का जल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि CuSO4 होता है, लेकिन जो उसमें कुछ जल के अणुओं की संख्या भी उपस्थित होती है, अगर उसके साथ हम उसका रासायनिक सूत्र अगर लिखें तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, और जो यहाँ पे 5H2O है यही है क्रिस्टलीकरण का जल यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और एक चीज आप यहाँ पे और देख सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट है उसका एक और नाम है जिसे हम नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो जल के अणुओं की संख्या के साथ जो रासायनिक सूत्र है वो नीला थोथा है। जब उसको हम गर्म करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब नीले थोथे को गर्म किया जाता है मतलब हीट जब करेंगे तो जो सफेद एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो हमें प्राप्त होता है
वो होता है CuSO4, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जी गर्म करने पर, हीट सप्लाई करने पे जो वाटर की मात्रा है वो इवेपोरेशन के थ्रू लॉस हो जाएगी, यानी वाष्पीकरण के माध्यम से वो गर्म करने पर जल निकल जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, गर्म करने पर जल निकल जाता है। वही चीज यहाँ पे एक और उदाहरण देखते हैं हम, हरा तोता। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नीला तोता कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। वही हमने जब अपना रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे हमने देखा था कि जो FeSO4 यानी जो आयरन सल्फेट होता है, क्या होता है, जो आयरन सल्फेट होता है उसका रंग हरा होता है। तो आयरन सल्फेट जब वाटर की अणुओं के साथ होता है, जल के अणुओं के साथ जब वो होता है, तो उसी को हम हरा तोता भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की जो मात्रा, यानी जो क्रिस्टलीकरण की जो जल की मात्रा है आयरन सल्फेट के साथ, वो 7 है। तो जैसा कि इसका नाम क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि 7 को हम हेप्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेप्टा। 6 हेक्सा होता है, 7 हेप्टा होता है। तो आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट भी हम इसे बोल सकते हैं, जैसे कि हम उसने उसको पेंटाहाइड्रेट बोला था, क्योंकि 5 पेंटा के लिए यूज होता है। तो यही जो जल के अणुओं की संख्या किसी रासायनिक सूत्र के साथ जो लगी होती है, उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलीकरण का जल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक और अन्य उदाहरण जो हमने कल डिस्कस किया था, जो है धावन सोडा, जिसको हम वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा भी बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3.NH2O होता है। और हमने इसको कल अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और इसका केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और मैंने वहां पे आपको बताया था कि जो डेका है वो 10 जल के अणुओं की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं अगर हम जिप्सम भी हमने डिस्कस किया है, और वहां पे हम देखेंगे यहाँ पे 2H2O की संख्या है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2H2O क्रिस्टलीकरण का जल यानी वाटर क्रिस्टलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे इस प्रकार के यौगिकों में, जो इस प्रकार के यौगिक जो होते हैं जिनमें अणु क्रिस्टलीकरण के जल की कुछ मात्रा रासायनिक सूत्र के साथ लगती है, उसमें जो जल के अणुओं की जो संख्या होती है वो एक निश्चित अनुपात में होती है। तो अब आप जैसे हम इस अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि क्रिस्टलीकरण के जल के बारे में जानना हमें क्यों जरूरी था। क्योंकि हमारे पास काफी ऐसे उदाहरण हैं जिसमें क्रिस्टलीकरण के जल यानी जल के अणुओं की संख्या को हमें लिखना होता है। क्यों लिखना होता है, वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। आइए अपने तीसरे रासायनिक यौगिक, जो हमने पिछली क्लास में 2 डिस्कस कर लिए थे, एक बार फिर रिवाइज कराऊंगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने डिस्कस कर लिया है, और ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम हिंदी में विरंजक चूर्ण बोलते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तीसरा हमारा जो रासायनिक यौगिक आ रहा है इस चैप्टर से संबंधित, वो है धोने का सोडा, यानी जिसको हम वॉशिंग सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O होता है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कैसे डिस्कस कर रहे थे, हम निर्माण के विधि और उसके उपयोग को डिस्कस कर रहे थे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जो बेकिंग सोडा, सॉरी, जो वॉशिंग सोडा है यानी जो धावन सोडा है, उसका जो निर्माण है, फॉर्मेशन है, वो किस रासायनिक विधि के द्वारा होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे समीकरण के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि सोडियम क्लोराइड में जब अमोनिया और जल की मात्रा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है, वही होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसके साथ हमें अमोनियम क्लोराइड एज सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो हम सभी को ध्यान रखना है, अब मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में कि जो साधारण नमक है वो एक कच्चा पदार्थ के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है। कच्चा पदार्थ का क्या मतलब हुआ, एज ए रॉ मटेरियल। कि हम जो कॉमन सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट भी जिसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल एज ए रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ के रूप में कैसे होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि जो हमारा जो हमारा बेक वो था, क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, और ये हमारा बेकिंग सोडा, इसको हमने डिस्कस किया था। और इसी को जब हम हीट कर देंगे, बेकिंग सोडा को भी जब हम हीट करेंगे, तो हमारा जो प्राप्त हो जाएगा वॉशिंग सोडा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, दोनों फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। पहले बेकिंग सोडा बना है, ध्यान से देखिएगा, पहले हमारा बेकिंग सोडा बना है, और उसी के बाद जब हम उसको हीट कर रहे हैं, तो वहां से हमारा वॉशिंग सोडा हमें प्राप्त हो चुका है। एक बार दोबारा आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे जो पहले रासायनिक जो अभिक्रिया हुई है उसमें पहले जो निर्माण हुआ है वो बेकिंग सोडा का हुआ है। अब बेकिंग सोडा को केवल हम सिंपल अगर जब हीट कर देते हैं तो वहां से केवल उसको ऊष्मा यानी ट्रायंगल जो कि हमने अभिक्रिया समीकरण में पढ़ा है, केवल उसको हीट करेंगे। बेकिंग सोडा को हीट करने से हमको सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा हमें प्राप्त हो जाता है और उसमें जल की मात्रा में आने के साथ ही हमें वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। देखिए मैंने बताया था क्रिस्टलीकरण का जल क्या है, जब किसी भी रासायनिक यौगिक में जल के अणुओं की जो कुछ मात्रा पाई जाती है उसी को क्रिस्टलीकरण का जल भी बोलते हैं। तो ये रही इसके फॉर्मेशन यानी निर्माण की विधि जो कि आप देख पा रहे हैं, और इसमें आप सोडियम क्लोराइड जो कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि सोडियम क्लोराइड कैसे एक कच्चे पदार्थ का काम करता है, रॉ मटेरियल काम करता है। सोडियम क्लोराइड से ही पहले बेकिंग सोडा बना है और उसी बेकिंग सोडा को जब गर्म किया तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है। आइए अब इसे कुछ उपयोग देख लेते हैं। तो ये तो अभी तक था निर्माण की विधि। अब देखिए जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है इसको हम या तो धावन सोडा बोलेंगे, क्या बोलेंगे हिंदी में धावन सोडा बोलेंगे, या फिर अंग्रेजी में इसी को हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। आइए इससे कुछ उपयोग देख लेते हैं कि घरेलू सफाई, कपड़े धोने और घर की साफ सफाई में, घरेलू सफाई या कपड़े धोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग कांच, साबुन और कागज के उद्योग में, यानी इन सभी के कांच के, साबुन के और कागज के निर्माण के उद्योग में भी हम जो हमारा वॉशिंग सोडा है उसका उपयोग करते हैं। जल की स्थायी कठोरता, जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वाटर की, जो जल की स्थायी कठोरता होती है, जो उसकी टेम्पररी हार्डनेस होती है, उसको भी दूर करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और आखिरी अगर उपयोग की तरफ जाएं तो सोडियम यौगिकों के निर्माण, या जैसे हम आने वाले, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम आने वाली क्लासेस में कुछ ऐसे और रासायनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बोराक्स हो गया, वर्मिलियन हो गया, जैसे सिंदूर बोलते हैं। तो हम आगे चल के और भी ऐसे रासायनिक यौगिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ही कुछ सोडियम से जुड़े जो रासायनिक यौगिक हैं जिसमें बोरेक्स है, इस प्रकार के रासायनिक यौगिक के निर्माण में भी हम किसका उपयोग करते हैं, वॉशिंग सोडा का। तो ये जानकारी थी किसके बारे में, वॉशिंग सोडा के बारे में। किसके बारे में थी, वॉशिंग सोडा के बारे में। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे आप देख पा रहे होंगे जो हमारा नेक्स्ट रासायनिक यौगिक है, जो नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड है वो है बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी निर्माण विधि, तो आप सभी जान रहे हैं कि हमने इसकी निर्माण विधि को, जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा के निर्माण विधि को हमने जब वॉशिंग सोडा की निर्माण विधि को पढ़ा था यहीं पर डिस्कस कर लिया है, क्योंकि वॉशिंग सोडा के निर्माण से पहले हमने बेकिंग सोडा बनाया था और उसी में जब हमने ऊष्मा की कुछ मात्रा दी थी तो हमें क्या प्राप्त हो गया था, वॉशिंग सोडा। तो के इस पर ज्यादा समय नहीं खर्च करेंगे, वही विधि है जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस कर ली है कि सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसी से निर्माण होता है बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी जिसे हम बोलते हैं। और इसी बेकिंग सोडा को गर्म करने पर हमको प्राप्त होता है वॉशिंग सोडा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। अब आते हैं मेन इसके उपयोग पर। इसके मेन उपयोग क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में, और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल बेकिंग इंडस्ट्री में होता है जिसमें हम केक, पेस्ट्री वगैरह बनाने में और ब्रेड वगैरह को फुलाने में जिसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, और जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से, जब हम अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया और उभयधर्मी क्षार के बारे में पढ़ेंगे तब हम काफी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है किसका, बेकिंग सोडा का। दूसरे उपयोग पे आते हैं, एंटी एसिड के रूप में इसका प्रयोग होता है। एंटी एसिड के बारे में हमने काफी डिटेल में बात की है, जिसमें हमारी जो शरीर में होने वाली एसिडिटी को दूर करने के लिए हम एंटी एसिड का प्रयोग करते हैं। फिर मैं वहां भी बताया था मैंने, नाम एंटी एसिड है बट ये क्या होता है, एक बेस होता है, क्षार होता है, क्षार की तरह बिहेव करता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि ये एंटी एसिड एक प्रकार का अम्ल होगा, नहीं, एंटी एसिड अम्ल नहीं होता, वो एक बेस होता है यानी कि क्षार होता है जो पेट की अम्लता को दूर करने में काम आता है, और हमने अपनी पिछली क्लासेस में बहुत विस्तार पर चर्चा कर रखी है, तो आप उसको पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। दूसरा, और जो हमारा तीसरा यूज है अग्निशामक में,
सोडा अम्ल अग्निशामक में यानी आग को बुझाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। हमारा जो अगला उपयोग है, यहाँ पे चौथा उपयोग आपको दिखाई दे रहा होगा, वो होगा साफ सफाई में भी इसका इस्तेमाल होता है, या पानी को नरम यानी जो पानी की हार्डनेस है उसको कम करने के लिए, यानी ताकि उसमें जैसे कि आप जानते होंगे जो कपड़े धोने के लिए हमें वाटर को जो उसके क्रिस्टल है उसको नरम बनाना पड़ता है, वो इसका काम कौन करते हैं, डिटर्जेंट और सोप वगैरह करते हैं, तो पानी को नरम करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पांचों उपयोग आपको याद रखने हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अभी हमने कौन कौन सा डिस्कस कर लिया, हमने वॉशिंग सोडा डिस्कस किया, हमने बेकिंग सोडा डिस्कस किया, और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अपने अगले रासायनिक यौगिक यानी जिप्सम की तरफ। और जिप्सम को भी हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, जिसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र वो होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। 2H2O क्रिस्टलीकरण का जल है, और इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और इसका रासायनिक नाम भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये रहा। अब यहाँ पे इसका रासायनिक सूत्र को भी देख पा रहे हैं, और इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट क्यों है, क्योंकि इसमें जल के अणुओं की 2 संख्या मौजूद है। अब आते हैं इसके फॉर्मेशन पे। तो मैंने आपको थोड़ा पीओपी के बारे में बताया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 अगर उसी पीओपी में प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम जल की कुछ मात्रा मिला दें तो हमें जिप्सम प्राप्त हो जाता है। या फिर अगर हम जो रियल लाइफ में अगर जिप्सम का निर्माण अगर देखें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि समुद्र के जल का जब वाष्पीकरण होता है तो उसी के बाद उथला लैगून बनने के बाद यहाँ पे जिप्सम के जो क्रिस्टल है वो किनारे हमारे पास यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये है एक निर्माण विधि ये है, या फिर हम उसको पीओपी में जल की कुछ मात्रा मिलाने से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। जिप्सम के क्रिस्टल, जिप्सम का रासायनिक सूत्र आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और अब आइए इसके कुछ उपयोग देख लेते हैं हम। जिप्सम के हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, निर्माण उद्योग में आते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप पहला उपयोग इसका देख पा रहे होंगे, छत और दीवारों के प्लास्टर और ड्राई वॉल बनाने में। जो हमारे घरों में हमने कई बार इस्तेमाल होते हुए देखा होगा, छत और दीवारों के में जो प्लास्टर लगाए जाते हैं या फिर ड्राई वॉल बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा उपयोग कृषि में मिट्टी, कैल्शियम और सल्फर की कमी को दूर करने और क्षारीय मिट्टी सुधारक के रूप में भी इसका उपयोग करता है। मतलब जो मिट्टी में कि कभी कभी किसी पोषक तत्वों की यदि कमी आ गई, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हो कैल्शियम और सल्फर जैसे अगर पोषक तत्वों की कमी आ गई तो उसको भी दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए अगले उद्योग में देखते हैं। सीमेंट उद्योग में सीमेंट को सेट करने की दर को नियंत्रित करना, जिसे हम क्लिंकर भी बोलते हैं, क्लिंकर को जमने से रोकना ताकि सीमेंट जम ना जाए, तो उसको सीमेंट को सेट करने की दर को नियंत्रित करता है। जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है उतनी ही मात्रा में वो उसको सेटल डाउन करता है। अगला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कला, मूर्तियां और सांचे मोल्ड्स बनाने में। आप सभी ने इस प्रकार की मूर्तियों को कभी ना कभी देखा होगा। तो इस प्रकार की मूर्तियों को बनाने में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, जिप्सम का। साथ साथ पीओपी का भी कुछ मात्रा इस्तेमाल होती है, अभी हम अगली स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि जो जिप्सम का निर्माण 2 तरीके से बताया गया, एक नेचुरल और एक हम पीओपी में केवल जल की कुछ मात्रा मिलाकर ही उसको हम बना सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी बात हमने अभी जिप्सम के केस में भी की थी। और पीओपी के अगर हम देखें तो वही चीज देखना है हमको। अब हम सब पे क्या फोकस कर रहे हैं कि फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, निर्माण किस तरीके से होता है, और उसके हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। अभी हम इस स्लाइड पे केवल उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कुछ स्लाइड्स में आपको इनके रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और साधारण नाम के बारे में जानकारी पहले ही दे दी थी। अभी इन स्लाइड पे हम केवल इनके निर्माण विधि के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप पीओपी का जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है यहाँ पे देख पा रहे होंगे CaSO4.12H2O।
हाफ H2O को हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया है आपको। और क्या जो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका साधारण नाम है, इसका जो केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। और कैसे प्राप्त होता है? जिप्सम को हीट करने पर, जिप्सम को हीट करने पर वो अपने जल की कुछ मात्रा को क्या कर देता है? खो देता है। सीधी सी बात है, हम सभी ने वाष्पीकरण के बारे में पढ़ा है। और जब हीट हम करते हैं किसी भी चीज को, तो वो क्या होता है? इवेपोरेशन होगा। तो वही जब यहाँ पे हीट करेंगे हम जिप्सम को, तो वो अपने जल की कुछ मात्रा को खो देगा। तो वो 2H2O से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हाफ H2O हो गया। इसका मतलब उसने लगभग 1.5 जो जल वाष्प की मात्रा को सह उत्पाद के रूप में खो दिया। जिप्सम को यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जिप्सम को सावधानी पूर्वक 373 केल्विन तक गर्म किया ताकि केवल 1.5 अणु जल के वाष्पित। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जिप्सम को कब तक गर्म करेंगे तो हमें पीओपी प्राप्त हो जाएगा, तो उसके लिए टेम्परेचर फिक्स है। आप सभी को याद रखना है कि वो टेम्परेचर है 373 केल्विन। अगर आप इतने केल्विन तक ही हीट करते हैं तभी तब जो जल की मात्रा जो वाष्पित होगी वो 1.5 के समथिंग होगी, और तभी हमें क्या प्राप्त होगा? पीओपी। अगर हमने जरूरत से ज्यादा हीट कर दिया तो हम पीओपी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आइए अब इसके दैनिक जीवन में कुछ रासायनिक और दैनिक जीवन में उपयोग देख लेते हैं कि कैसे हमारी डेली लाइफ में ये काम आता है। हम सभी ने कभी ना कभी टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग किया होगा, या नहीं हमने नहीं किया होगा तो हमने अपने आसपास इस तरीके से प्लास्टर लगाते हुए लोगों को देखा होगा। और ये प्लास्टर क्या होता है? वो यही होता है, पीओपी ही होता है, जिसका केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीओपी या फुल फॉर्म इसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है। तो टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में रखने यानी स्थिर रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हार्ड होता है। दूसरा, कला और मूर्तियां, खिलौने और सांचे बनाने के लिए भी, जैसे जिप्सम का भी उपयोग होता है मूर्ति निर्माण में। कुछ हद तक हम मूर्तियां बनाने के लिए जो आपने कभी सुने होंगे चिकनी मिट्टी के जो खिलौने होते हैं, नॉर्मल भाषा में उसे हम बोलते हैं, हालांकि वो पीओपी के ही बने होते हैं और नाजुक होते हैं, गिरने पर टूटने की मिट्टी जैसे होते हैं, बट वो मिट्टी के नहीं होते। तो मूर्तियां, खिलौने और सांचे बनाने में भी इनका हम उपयोग कर सकते हैं। तीसरा उपयोग पे अगर हम आए, ये तो लगभग अधिकांश लोगों ने अपने घरों में जरूर देखा होगा, भवन निर्माण के समय छत और दीवारों को समतल या सजावटी बनाने के लिए पीओपी का डिजाइन बनाया जाता है। जो जो सीलिंग होती है जो घरों की, उस पे डिजाइन बनाने के लिए, और लगभग लगभग हर किसी के घर में किसी ना किसी तरह का डिजाइन होता है, और नहीं भी होता है तब भी पीओपी वहां मौजूद है। कुछ डेकोरेशन वाली होती है, कुछ साधारण भी हो सकती है। तो हम जितना ज्यादा अपने चाहें तो सजाने के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आखिरी उपयोग यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, अग्निरोधी सामग्री या अग्नि सुरक्षा में जो सामग्री इस्तेमाल होती है उसको बनाने में भी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो जैकेट इसमें इसका प्रयोग है, क्योंकि ये क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। तो यहाँ पे आप अग्निरोधी सामान आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसमें आप शील्ड देख रहे होंगे फायर से बचने के लिए, या फिर हेलमेट देख पा रहे होंगे, या फिर इसकी कुछ ड्रेस बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसमें इसकी मात्रा भी इस्तेमाल की जाती है। किसकी बात हो रही है अभी यहाँ पे बात हो रही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, साधारण नाम भी रिपीट कर रहा हूँ, रासायनिक नाम भी रिपीट कर रहा हूँ, और केमिकल फॉर्मूला रासायनिक सूत्र भी रिपीट, क्योंकि पेपर में बार बार पूछा जाता है। नहीं रिवाइज करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे कि CaSO4 क्या जिप्सम है, केवल क्रिस्टलीकरण के जल का फर्क है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जिप्सम के रासायनिक सूत्र में और पीओपी के रासायनिक सूत्र में केवल जल के अणुओं की संख्या का ही फर्क है। तो अगर नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आप एग्जाम में अगर आपसे जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा है तो आप पीओपी का रासायनिक सूत्र लिख कर आ जाएं, या पीओपी का रासायनिक सूत्र पूछा है तो आप जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिख कर आ जाएं। इसकी प्रबल संभावना है। तो ध्यान से चलिए, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पिछली स्लाइड तक हमने जो इम्पोर्टेंट कुछ रासायनिक यौगिक जो हमारे 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग थे, जिसमें हमने 5 से 6 रासायनिक यौगिक के बारे में डिस्कस किया है, कुछ एक्स्ट्रा यौगिक जो मैं आपको अपनी अगली क्लास में बताऊंगा। तो एक लिस्ट है हमारे पास, जो कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक यौगिक और भी है हमारे पास, उनके बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आते हैं यौगिकों से आगे बढ़ते हुए उभयधर्मी यौगिक।
तो अभी हमने अलग अलग प्रकार के यौगिकों के बारे में बात की है। तो एक टर्म हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उभयधर्मी, एक शब्द लिखा हुआ है उभयधर्मी, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। उभयधर्मी यौगिक को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। तो ये होते क्या हैं, और बार बार उदाहरणों के साथ, परिभाषा के साथ ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं कि उभयधर्मी यौगिक या एम्फोटेरिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। वह यौगिक जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, उभयधर्मी यौगिक कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, अम्ल के साथ साथ भी और क्षार के साथ भी। इसका मतलब क्या हुआ? जो अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह ही क्या कर सकते हैं, अपनी प्रकृति दर्शाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने एक उदाहरण भी लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, सबसे कॉमन उभयधर्मी यौगिक का जो उदाहरण है जल है। बाकी फर्दर उदाहरण में बढ़ने से पहले जो जल है, जल भी एक उभयधर्मी यौगिक का उदाहरण है। कैसे है? क्योंकि जब अगर हम जल के अणुओं को तोड़ते हैं तो हम सभी जानते हैं कि ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। और हमने अपनी सबसे पहली क्लास और अम्ल क्षारक एवं लवण की जो सबसे पहली क्लास हुई थी एसिड बेस एंड सॉल्ट की, उसमें हमने पहले दिन ही ये बात किया था कि जल के साथ अभिक्रिया करने पे जो अम्ल होते हैं वो क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन। वहीं अगर हम क्षार की केस यानी बेस की अगर बात करें तो जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करने पे जो हमारे क्षार होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन बोले या OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो जल में दोनों ही मौजूद है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे जल में दोनों ही मौजूद है। तो जल भी एक उभयधर्मी यौगिक यानी उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण होगा। फिलहाल हम आते हैं, जल तो एक बहुत साधारण उदाहरण हो गया। अगर हम बात करते हैं हम अपने एक मेन उदाहरण की तरफ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। आगे आपको पता लगेगा लेड ऑक्साइड भी होता है, शायद मैं नेक्स्ट स्लाइड में रखा जी। लेड ऑक्साइड में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो यहाँ पे पेपर में पूछता है कि उभयधर्मी यौगिक के 3 उदाहरण बताइए। एक सबको पता होता है, जल सबको पता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दूसरा है। कभी कभी बच्चों को 2 जरूर पता होते हैं, तीसरा भी याद रखिएगा। जिंक ऑक्साइड भी क्या है? एक उभयधर्मी यौगिक है। कैसे है? आइए रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि अम्ल के साथ अभिक्रिया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो Al2O3 है ये उभयधर्मी यौगिक है। तो ये देखिए HCl एक प्रबल अम्ल है, इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करके AlCl3 जो कि एक लवण है यानी सॉल्ट है एक, और जल की कुछ मात्रा दे रहा है। तो ये एक प्रकार का उभयधर्मी कैसे हुआ, क्योंकि अम्ल के साथ क्षार के साथ देखते हैं। सेम वही यौगिक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल हमको दिया था। वही अगर हम क्षार के केस में आए तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा कॉमन है, बस यहाँ पे अम्ल की जगह हमने लिया है क्षार Na, जो कि प्रबल क्षार होता है। वहां पे भी रासायनिक अभिक्रिया करके जो हमारा सोडियम एल्यूमिनेट बना है जो कि एक लवण होता है और जल सह उत्पाद के रूप में हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड था वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है, इसीलिए वो है उभयधर्मी यौगिक। ठीक उसी प्रकार आप स्क्रीन पर एक और उदाहरण देख पा रहे हो जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड भी इसी प्रकार अम्ल और क्षार दोनों से रासायनिक अभिक्रिया करता है। तो इसको भी आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं कि उभयधर्मी यौगिक के रूप में जिंक ऑक्साइड भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ साथ। और इसके 2 मुख्य उदाहरण जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, जल तो होता ही होता है H2O उभयधर्मी यौगिक, उसके साथ साथ आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को भी ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे उभयधर्मी यौगिक। अगली स्लाइड पे आते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो क्या उभयधर्मी यौगिक और उभयधर्मी ऑक्साइड अलग अलग है? क्योंकि मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि पिछले कुछ सत्रों में मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये टॉपिक जब पढ़ाया था तो उभयधर्मी यौगिक उन्हें कराया, एम्फोटेरिक
कंपाउंड जो थे उन्हें बताया। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। क्या कर दिया उन्होंने, जो उभयधर्मी यौगिक था वो ना पूछकर आपसे पूछ दिया उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। और उन बच्चों ने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया कि सर आपने उभयधर्मी यौगिक कराया था, उभयधर्मी ऑक्साइड तो बताया ही नहीं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। ये क्वेश्चन दोनों ही तरीके से परीक्षा में आ सकता है। आपसे उभयधर्मी यौगिक के बारे में भी पूछा जा सकता है, आपसे उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में भी पूछा सकता है। क्या दोनों अलग अलग हैं? नहीं, उभयधर्मी ऑक्साइड भी उभयधर्मी यौगिक ही होता है। बस आपने नोटिस किया होगा, जो हमारे पास पीछे उदाहरण थे, जो हमने H2O लिया वो भी एक ऑक्साइड है, जो हमने Al2O3 लिया ये भी एक ऑक्साइड है, हमने जिंक ZnO लिया जिंक ऑक्साइड ये भी एक ऑक्साइड है। तो क्या ये प्रश्न यौगिक की जगह ऑक्साइड नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता है। तो इसकी परिभाषा भी वही है, ऐसे ऑक्साइड। बस फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा ऐसे यौगिक जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण पानी बनाते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और सॉल्ट बनाते हैं। उदाहरण हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। एक नया उदाहरण आप और ले लीजिए, क्योंकि जो 3 उदाहरण है वो लगभग लगभग काफी हद तक लोग बता देते हैं। जल सबको पता होता है कि जल एक उभयधर्मी यौगिक है या उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी यौगिक है या उभयधर्मी ऑक्साइड, ये हम जानते हैं। जिंक ऑक्साइड को भी कुछ हद तक लोग जानते हैं। लेकिन आपको मैं एक चौथा उदाहरण भी दे रहा हूं, लेड ऑक्साइड, पीबीओ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पीबीओ, जिसका जो केमिकल नेम है लेड ऑक्साइड है, रासायनिक सूत्र पीबीओ हो गया। ये भी एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में। अब हम इस चैप्टर की एक क्लास और लेंगे, जो अगली क्लास हमारे अम्ल क्षार एवं लवण की होने वाली है वो इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी। ये हमारा पार्ट 6 है। जो नेक्स्ट पार्ट 7 आएगा हमारा सैटरडे को, जो शनिवार को पार्ट 7 आने वाला है, वो हमारी अम्ल क्षार एवं लवण यानी एसिड बेस सॉल्ट की आखिरी क्लास होने वाली है, जिसमें मैंने आपसे वादा किया था कि जो अम्ल क्षार की जो कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है कि ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, जल के साथ कैसे करेंगे, मेटल यानी धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। और उसी अगली क्लास में यानी जो हमारी लास्ट क्लास होने वाली है उसी में कुछ ऐसे और रासायनिक यौगिक, जिसमें मैंने आपको बोराक्स अभी बताया था सोडियम से बनने वाली यौगिक में, मैंने वर्मिलियन सिंदूर जो हमारे भारतीय परंपरा में लगाया जाता है महिलाओं द्वारा, तो वो कौन सा कंपाउंड होता है। हम ये बात करेंगे कि जो आर्टिफिशियल जो रेन होती है यानी जो कृत्रिम वर्षा होती है वो किस रासायनिक यौगिक के कारण हो सकती है। इन सब के बारे में हम काफी डिटेल में अपनी लास्ट क्लास में बात करेंगे। लेकिन अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपका कुछ डाउट थे जो काफी मेरे पास मैसेज के थ्रू और आ रहे थे टेलीग्राम पे, कि सर जो बच्चे नए जुड़े हैं इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से, तो वो वीडियो नहीं देख मिल पा रही उनको, कि जो पिछली वीडियोस थी सर आपने कितने कितने चैप्टर कंप्लीट कर दिए, कौन कितनी क्लासेस हो चुकी हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो एक जो ये डाउट था आ रहा है काफी लोगों के मन में, तो उसको मैं इस वीडियो के एंड में मैं क्लियर कर देता हूँ कि कैसे जाके जो क्लासेस आपकी छूट चुकी हैं उसको आप कैसे दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए एक बार हम चलते हैं यूट्यूब सेक्शन पे। इतनी जानकारी आप सभी को होगी कि जो हमारे जिले का जो ऑफिशियल चैनल है वो आपने सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं उसी चैनल पर देख रहे होंगे। सबसे आप उसको सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो आपको मिल जाए। अब आते हैं मुद्दे पे, कि जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से, तो जो क्लासेस, क्योंकि हमने मई 2026 में क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, और केमिस्ट्री के मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। वहीं हमारे साथ जो मेरे साथी सर है धनंजय सर, उन्होंने भी फिजिक्स का जो प्रकाश चैप्टर है लाइट वो भी कंप्लीट कर दिया है। तो ऐसे बच्चे जो ठीक उसी प्रकार अलग अलग विषयों जैसे गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, ये 10वीं के विषय हो गए, हमारे +2 यानी 12th क्लास के भी जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स जो सेशन चल रहे हैं, तो जो वीडियोस जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं वो आपको कहाँ मिलेगी। सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के को यूट्यूब पे सर्च करेंगे
तो आपके पास ये होम पेज ओपन होगा, ये आपको ऐसा दिखेगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज, लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे आप जाएंगे ऊपर की तरफ, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए, ताकि जो आपको वीडियो ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। हमने हमने आप लोगों के लिए उन वीडियोस को अरेंज करके रखा है ताकि आपको उसको ढूंढने में भी क्या ना हो, परेशानी ना हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5 ऑप्शन यहाँ पे। सबसे पहले आप ये बाय डिफॉल्ट वीडियोस पे ही ओपन होता है। जब आप इस यूट्यूब चैनल को ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो वीडियोस वाले सेक्शन पे ही ओपन होगा। उसके बगल में आपको शॉर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, लाइव सेक्शन दिखाई दे रहा है, प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है और पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो वीडियोस हैं जो अभी तक क्लासेस हो चुकी हैं, अगर उनको देखना है तो आप क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे। किस पे क्लिक करेंगे? प्लेलिस्ट पे। तो आइए करके देखते हैं। प्लेलिस्ट पे हमने क्लिक किया। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अलग अलग सब्जेक्ट और क्लास के नाम से यहाँ पे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 12th केमिस्ट्री, 10th मैथ्स, 10th सोशल साइंस, 12th मैथ्स, 12th बायोलॉजी, 12th फिजिक्स, 10th साइंस। यहाँ पे जो भी अभी हमारी क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको किसी भी एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट को खोल के दिखाता हूँ कि जो भी क्लासेस हुई है वो किस तरीके से अरेंज है। तो मैं अपने सब्जेक्ट से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मेरा सब्जेक्ट साइंस है तो मैं 10th साइंस की ही प्लेलिस्ट को ओपन करता हूँ। आइए देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जितनी भी क्लासेस अभी तक हमारी हुई हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसा कि ये जो अभी आप पार्ट देख रहे हैं ये हमारा 6th पार्ट है, ये हमारा 6th पार्ट है। 5th पार्ट फ्राइडे को स्ट्रीम होगा, क्योंकि ये वीडियो मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए अभी यहाँ पे आपको 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को जब आप देखेंगे हमारा पार्ट 5 भी स्ट्रीम हो चुका होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कैसे अरेंज्ड है ऑलरेडी। और शुरुआत इसी प्लेलिस्ट में आप नीचे की तरफ जाएंगे। जब इसी प्लेलिस्ट में आप नीचे की तरफ जाएंगे तो जो हमारी पुरानी क्लासेस जो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं उसके वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। मैं भी आपको शो करता हूं, देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए जो बिल्कुल एंड में सबसे पहले क्लास 10th केमिस्ट्री का ओरिएंटेशन है। उसके बाद हमने अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किया था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसका भाग 1। ठीक इसी के ऊपर भाग 2, ठीक इसी के ऊपर भाग 3, ठीक इसी के ऊपर भाग 4, ठीक इसी के ऊपर भाग 5, ठीक इसी के ऊपर भाग 6 और अंत में जो 7th क्लास हुई थी हमारी वो इस चैप्टर से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं उससे संबंधित थी। और उसके बाद जब हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 खत्म हुआ था, ठीक उसी के बाद हमारे जो फिजिक्स फैकल्टी है धनंजय सर, उनकी क्लासेस शुरू हुई थी। आप देख पा रहे होंगे 10th फिजिक्स का ओरिएंटेशन है। उसके बाद लाइट की जितनी भी क्लास हुई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, ये सारी इस प्लेलिस्ट में आपको क्या मिल जाएगी? अरेंज मिल जाएगी। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट का था। अगर आप चाहें तो मैं 10th क्लास के और भी सब्जेक्ट्स का वो प्लेलिस्ट आपको दिखा सकता हूं। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। ठीक इसी तरह मान लीजिए कि 10th सोशल साइंस आ गया, तो जो सोशल साइंस की हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो आप इसी अरेंज फॉर्मेट में इस प्लेलिस्ट में देख पा रहे होंगे और ये बिल्कुल सीक्वेंस में है। ठीक इसी प्रकार आप अगर 10th मैथ्स की प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो उसमें भी जो वीडियोस हैं वो हमारी 2 वीडियोस जो आने वाली हैं, जब आप वीडियो देख रहे होंगे ये वाला तब तक ये वीडियो आ चुकी होंगी। तो ठीक उसी प्रकार हमारे 10th मैथ्स में भी, तो ये मैंने जो उदाहरण दिए 10th क्लास के दिए हैं, ठीक इसी प्रकार जो हमारी 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है वो भी क्या है, अरेंज कर रखी है हमने कि कैसे कैसे क्लासेस हुई है बिल्कुल सीक्वेंस के साथ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे कि आप नीचे की तरफ जाएंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ऊपर जाएंगे पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 बिल्कुल सीक्वेंस में मिलने वाली है। तो मैं आशा करता हूं कि अब किसी भी विद्यार्थी को वीडियोस ढूंढने में, जो मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि सर जो पिछली क्लासेस हुई हैं उसकी वीडियोस हमें कहाँ मिलेंगी, उन वीडियोस को ढूंढने में अब किसी को भी परेशानी नहीं होगी। सिर्फ 10th क्लास की ही नहीं, ठीक इसी प्रकार 12th फिजिक्स, 12th केमिस्ट्री, 12th बायोलॉजी और 12th मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी।
आप उन सब वीडियो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो पिछली क्लासेस को देखिए, उसका फायदा उठाइए और आशा करता हूं कि अब किसी को एटलीस्ट जो वीडियो ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। इन केस अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं आप मैसेज कीजिए टेलीग्राम, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए हमारा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के टेलीग्राम हैंडल पे, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो जो भी आपकी समस्या है आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए और टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, जो भी है हमारी तरफ से उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। रही बात, कुछ डाउट भी कुछ बच्चों के आए थे, तो जैसे ही हम अपने जब चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जब हम एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एक डाउट सेशन जब हमारा आने वाला है, तो उसमें जो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन थे, जैसे मेरे पास टेलीग्राम पे कुछ डाउट्स आए थे, तो उनको हम जरूर डिस्कस करेंगे। कुछ पर्टिकुलर ट्रेनिंग वगैरह की वजह से हमारी जो कुछ क्लासेस थी केमिस्ट्री की वो थोड़ी डिले हुई थी, जो कि लेकिन अब हम उसको बैकअप कंप्लीट करते हुए आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपके डाउट क्लियर होंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।